हे एवरीवन, हमारी पिछली मुलाकात में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में सर्किट एलिमेंट्स के बिहेवियर को देखा और समझा। उसके साथ हमने ये भी देखा कि भाई हमारे जो सर्किट एलिमेंट रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हैं, ये डीसी के टुवर्ड्स कैसा बिहेव करते हैं और ये एसी के टुवर्ड्स कैसा बिहेव करने वाले हैं, है ना। तो आज की मुलाकात में हम इनके बिहेवियर को कंक्लूड करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में और शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स के साथ। तो चलिए एक क्विक रिव्यू लेते हैं। लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक रेसिस्टर का जो बिहेवियर होता है डीसी के टुवर्ड्स, वो एक स्टडी बिहेवियर होता है, समय के साथ साथ बिहेवियर नहीं चेंज होता। स्विच क्लोज करते ही जो करंट फ्लो करना शुरू होता है अंत तक वही और उतना ही करंट फ्लो करता रहता है। डेफिनेटली डायरेक्ट करंट के बारे में बात कर रहे हो तो डायरेक्शन एक कंसिस्टेंट रहेगी, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। दूसरा, हम बात कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन डीसी। कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर डीसी में ट्रांजिएंट बिहेवियर, ट्रांजिशन वाला या वेरिएबल बिहेवियर होता है। आम शब्दों में आप ये कह सकते हो सर्किट को क्लोज करते ही कैपेसिटर के ऊपर बिल्कुल चार्ज नहीं होता, तो वो उसका चार्ज शूट मारता है, यानी मैक्सिमम चार्ज लाने के लिए उसमें करंट जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा फ्लो करता है। यानी कि शुरुआत में हमारा कैपेसिटर जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट को आने देता है और हम कहते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत जल्दी जब कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, उस मैक्सिमम चार्ज आ जाने के इंस्टेंट पर आप ये कहोगे कि अब उस कैपेसिटर में से और चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो वो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी उसके द्वारा ऑफर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है ना। और इंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को बहुत जल्दी ब्लॉक कर देता है। इंडक्टर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडक्टर जो है अचानक से होने वाले परिवर्तन को होने से रोकता है, यानी इसका बिहेवियर कैपेसिटर के बिहेवियर से ठीक उल्टा होता है। अचानक से ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, जीरो करंट, मगर बहुत जल्दी ही ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन पे, यानी कि मैक्सिमम करंट। इसका मतलब ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर अचानक से इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑफर करता है, जबकि आफ्टर सम फाइनाइट टाइम या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप कहोगे कि भाई ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, गिविंग यू, ऑफरिंग यू एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। इनके इस बिहेवियर को समझने के लिए मैंने आपको दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करवाई थी, मुझे उम्मीद है इन्हें आप एक बार और अटेम्प्ट कर चुके होंगे। और उसके बाद हमारी बारी आई बिहेवियर ऑफ रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की एसी में। हमने हर बार शुरुआत की ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन से, और हमने पाया रेसिस्टर के केस में कि जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के इक्वेशन में फेज आया है करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन में भी वही फेज आया है, तो आप ये कहेंगे कि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और हमने कंक्लूड किया कि रेसिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, यानी कि सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर के केस में अगर बात करें तो करंट और वोल्टेज को रिलेट करने के लिए जो रिलेशन हमारे पास है वो है Q इक्वल टू सी वी को डिफरेंशिएट करके I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। और हमने इससे ये कंक्लूड किया कि C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, कैपेसिटर करंट, कैपेसिटर करंट, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, या वोल्टेज लैग करेगा, कैपेसिटर में करंट से वोल्टेज लैग करेगा बाय एन एंगल व्हाट यू कैन से 90 डिग्रीज। फेज कंपैरिजन करने के लिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे अगर वोल्टेज साइन में है तो करंट को भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और ऑपोजिशन को समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि करंट के द्वारा जो ऑफर्ड कैपेसिटर के द्वारा जो ऑपोजिशन ऑफर होती है ऑल्टरनेटिंग करंट को, वो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहलाती है, उसे XC से डिनोट किया जाता है। और आप कह सकते हैं I इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी, एंड I इक्वल टू कॉस को आपने साइन में चेंज किया फेज कंपैरिजन करने के लिए, और आपने पाया कि वोल्टेज में अगर साइन ओमेगा टी है तो करंट में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। यही उल्टे तौर पे हम ये भी कह सकते थे कि अगर वोल्टेज, अगर करंट की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी होता तो वोल्टेज की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता। इन दोनों में से I हमेशा 90 डिग्री आगे रहेगा, तो याद रखने का तरीका, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय एन एंगल 90 डिग्री, वोल्टेज जो है वो लैग करेगा करंट से बाय एन एंगल 90 डिग्रीज। ऑलराइट। और इंडक्टर में हमने कंक्लूजन लिया, इंडक्टर में हमने कहा कि भाई इंडक्टर के केस में हम ये कह सकते हैं कि
इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा करंट से 90 डिग्री से, और करंट जो है वो लैग करेगा वोल्टेज से बाय द सेम एंगल 90 डिग्रीज। ये इक्वेशन से समझ में आएगा कि आप यहां से जब आप कंक्लूड करने की कोशिश करोगे इस इक्वेशन का, ये होमवर्क था, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी से जब आप शुरू करते हैं तो आपको प्रूव ये करना था कि जो करंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यानी आप ये कहेंगे कि करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री। करंट लैग करेगा या वोल्टेज लीड करेगा, इन दोनों में देखिए, इसमें ये ओमेगा टी है और वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है, यानी वो 90 पीछे है, या यूं कहें कि ये 90 आगे है। और यहां पर ये जो आई नॉट होगा, दैट आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय समथिंग। वो जो बाय समथिंग होगा बेटा वो ओमेगा एल आता है, और इसी को आप बोल सकते हैं ई नॉट बाय एक्सएल, ई नॉट बाय एक्सएल। और ई नॉट बाय एक्सएल में एक्सएल क्या होगा बेटे, ये जो एक्सएल होगा ये इंडक्टर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को ऑफर की गई ऑपोजिशन है, तो ये कहलाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कहलाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस। बात समझ में आ गई? इंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन क्या कहलाएगी बच्चों? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगी। मुझे लगता है फंडा आपको क्लियर है। देते हैं कंक्लूजन, फिर चलेंगे आगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है 3 बातें। नंबर 1 आप कहोगे इन केस ऑफ रेसिस्टर, इन केस ऑफ रेसिस्टर current and voltage are in same phase, current and voltage are in same phase, are in phase बोलिए या in same phase बोलिए, आप ये बोलेंगे। that is, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि यदि आपको EMF की इक्वेशन दी गई है E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आप बोलेंगे देन, या प्लस माइनस फाइव जो भी दिया हो, देन करंट की इक्वेशन भी होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। एंड इफ करंट की इक्वेशन दी गई हो बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, देन आप कहना कि EMF की इक्वेशन होगी E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। यानी करंट दिया हो तो वोल्टेज तक जाने के लिए, और वोल्टेज दिया हो तो करंट तक जाने के लिए जो एंगल होगा, जो फेज होगा, टोटल फेज वो सेम रहने वाला है बच्चों। यहाँ के लिए आप ध्यान रखेंगे कि ई नॉट जो है वो आई नॉट बाय आर है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आई नॉट जो है वो ई नॉट बाय आर है, ई नॉट बाय आर है। ठीक है, अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? ये तो रहा बेटा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटर में क्या लीड करता है बेटे? कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय टू, या फिर आप ये कहिए और आप ये कह सकते हैं वोल्टेज करंट लीड करता है, या फिर आप ये करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय टू, या फिर आप कहिए वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय टू। इस बात का मतलब क्या है बेटा? इस बात का मतलब क्या है? दैट इज, हम ये बोलेंगे कि यदि आपका EMF हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, देन करंट पे क्या होगा? एंड इफ करंट हो गया बेटे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, देन वोल्टेज के साथ क्या होगा? तो वोल्टेज जहां जहां आपने लिखा है आप ऑल्टरनेटिंग भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग EMF भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे ये E होगा, ये E होगा। ठीक है, तो देखिए
आप कहेंगे यदि ईएमएफ इतना है और आपको पता है कि कैपेसिटर में तो करंट लीड करना चाहिए, तो कैपेसिटर में करंट यदि लीड करना चाहिए तो आई हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ जो अंदर जा रहा है ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। वो तो ठीक है सर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन साइन सेम करने के बाद आप इसमें 90 डिग्री जोड़िए भी तो सही, आप इसमें 90 डिग्री जोड़ेंगे भी तो सही, है ना। और क्या कहेंगे, यदि करंट दिया होता तो वोल्टेज के बारे में बात करते। क्या कहते बेटा, कहते कि यार ईएमएफ कैपेसिटर में करंट लीड करता है या वोल्टेज लैग करता है। भाई ए और बी दो चीजें हैं, बोलो ए बड़ा है या बोलो बी छोटा है, बात तो बराबर है। इसका मतलब अगर करंट दिया है तो ईएमएफ कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अंदर जाने वाली चीज वैसे की वैसे तो है, लेकिन उसको 90 डिग्री लैग कराना है, यानी माइनस पाई बाय टू। 90 डिग्री लैग कराना है यानी माइनस पाई बाय टू। और ऐसी सूरत में जो रिलेशन होगा ई नॉट और आई नॉट के बीच का, वो होगा ई नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी, या आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स सी, जहां पे एक्स सी क्या है, एक्स सी है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी है 1 अपॉन ओमेगा सी। इनके बारे में भी बात करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले आइए तीसरे के बारे में बात करें। आपने कहा इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर कंक्लूजन क्या है, इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है बच्चों, वोल्टेज लीड्स करंट। वोल्टेज को यहां ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई के बारे में बात कर रहे हैं, ई लीड्स करंट बाय पाई बाय टू, या फिर क्या बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो आई लैग्स ई बाय पाई बाय टू। वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू या करंट लैग्स ई बाय पाई बाय टू। दैट इज क्या बोलेंगे बेटा, बोलेंगे यदि ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, तो क्योंकि इसको लीड करना है तो करंट को लैग करवा दीजिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो ठीक है सर, लेकिन उसमें माइनस पाई बाय टू करवा दीजिए, 90 डिग्री को हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एंड यदि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, तो ध्यान रखिए वोल्टेज को लीड कराना है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू। करंट दिया हो वोल्टेज को लीड करा दो, वोल्टेज दिया हो करंट को लैग करा दो, ये बिहेवियर होता है इंडक्टर का। रेसिस्टर में तो सब में करंट वोल्टेज, वोल्टेज करंट सेम फेज में है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। मुझे लगता है बिहेवियर आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका मैथमेटिकल या फेजर बिहेवियर है। तो आप कहेंगे यहां ई नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल होता है। रेसिस्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन बच्चों रेसिस्टेंस होती है, इंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन बच्चों कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होती है, और इंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन को आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। आप कह सकते हैं और आई नॉट जो होगा, देखो ये इक्विवेलेंट ओम्स लॉ जैसी फॉर्म में आ रहा है, आई नॉट जो होगा वो ई नॉट बाय एक्सएल होगा, आई नॉट जो होगा वो ई नॉट बाय एक्सएल होगा। बात आ गई होगी समझ में, है ना। सो दिस इज द सिचुएशन। चलिए इस बात को मन में बिठाने के बाद याद रख लो, इंडक्टर के केस में क्या बोलेंगे, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा, रेसिस्टर के केस में कोई लीडिंग नहीं, कोई लैगिंग नहीं। तो अगर मैं बोलूं मोर अबाउट ऑपोजिशन, करंट के फ्लो को मिलने वाली ऑपोजिशन, करंट के फ्लो को मिलने वाली ऑपोजिशन क्या कहलाएगी, करंट के फ्लो को मिलने वाली ऑपोजिशन कहलाएगी बेटा रेसिस्टर के केस में रेसिस्टेंस, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे केस ऑफ रेसिस्टर। इन केस ऑफ रेसिस्टर
इन केस ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आप बोलोगे कि यार यहां पे रिलेट करने के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है। आप कहेंगे हियर वी नो कि ई नॉट जो होता है वो आई नॉट इंटू आर होगा, या आई नॉट जो होगा वो ई नॉट बाय आर होगा। और आर क्या कहलाता है बेटा, आर कहलाता है रेसिस्टेंस, आर कहलाता है रेसिस्टेंस। यदि आप ग्राफ बनाने का प्रयास करें कि रेसिस्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन रेसिस्टेंस जो है वो ओमेगा या एफ के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई या फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई के साथ कैसे वेरी करता है, तो आप बोलोगे सर ये वेरी ही नहीं करता। यानी कि ये आर नॉट है, आर नॉट है, ये डिवाइस पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो है किसी डिवाइस का या रेसिस्टर के द्वारा करंट को ऑफर्ड जो ऑपोजिशन है जिसे आप रेसिस्टेंस कहते हैं, ये डिवाइस की प्रॉपर्टी है, ये सप्लाई पे निर्भर नहीं करता। सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो, ओमेगा 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 कितनी सारी जगह है, ये सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये इस पे निर्भर नहीं करता। तो ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन करके रखेगा बच्चों, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी आर नॉट। ये केवल प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइस है बच्चों। लेकिन अगर यही चर्चा आपने की होती इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, तो आप क्या कहते बच्चों, आप कहते कि शेयर कैपेसिटर के केस में बेटा ई नॉट जो है वो आई नॉट इंटू एक्सी के बराबर है, ई नॉट इंटू इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सी के बराबर है, या आई नॉट जो है वो ई नॉट बाय एक्सी के बराबर है। और एक्सी का नाम क्या होता है बेटा, कैपेसिटर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को दी गई ऑपोजिशन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहलाती है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ऑलराइट, और आपकी जानकारी के लिए बता दे बेटा कि अगर आप कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस को प्लॉट करना चाहो ओमेगा या एफ के साथ, ओमेगा या एफ के साथ, तो आप क्या बोलोगे, ये जो एक्सी का फॉर्मूला होता है बेटा, एक्सी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, या उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। इसको थोड़ा सा नीटली लिख देते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है, एक बार अलग से मेंशन कर देता हूं इसे, कोई बात नहीं। इसका नाम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एक्सी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है बेटा, बकायदा ये निकल कर आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसा आ जाएगा, दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी, दिस ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, और अब बात कर सकते हैं तीसरे की, दैट इज इन केस ऑफ इंडक्टर। तीसरा क्या है बेटा हमारा, जैसे पीछे था देखिए, इन केस ऑफ रेसिस्टर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ इंडक्टर। तो यहां क्या बोल सकते हैं, बात नंबर 3, इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट को दी गई ऑपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। सो ये हो जाएगा शेयर, देखो शेयर ई नॉट जो है वो आई नॉट इंटू एक्सएल होता है, और आई नॉट जो होगा वो ई नॉट बाय एक्सएल होगा बेटा, ई नॉट बाय एक्सएल होगा। और यहां पे इसका नाम हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के द्वारा ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को दी गई ऑपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। और यदि प्लॉट करने की कोशिश करेंगे ओमेगा या एफ के साथ एक्सएल को, तो लिख देंगे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। जानते हैं ना बेटा हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, तो हम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। रेसिस्टर की वैल्यू, रेसिस्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन रेसिस्टेंस होती है, सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती, डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है। सप्लाई को छेड़ने के दौरान, सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के दौरान इंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन घट जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों मुझे लगता है बात क्लियर है अपने को, बात समझ में आ गई होगी, है ना? क्लियर है फंडा? चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे और चर्चा करेंगे अब एक एक करके ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स की। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके एक बार रिव्यू कर लें। नोट्स अटैच हैं, उन्हें आप स्क्रॉल कर लें, फेज वाली बात माइंड में बिठा लें। रेसिस्टर में नो फेज लीड, नो फेज लैग। कैपेसिटर में करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री और वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, ठीक है? और रिवीजन के टाइम पे एक चीज और जो हमारा सबसे ज्यादा साथ देगी वो होगा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम और फेजर एनालिसिस। फेजर एनालिसिस, इस बात को समझते हुए, मन में बिठाते हुए कि ये क्या होता है, चलिए आइए बात कर लेते हैं पहले फेजर डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग की। हम बात करेंगे यार फेजर के केस में ना, ये होता है हमारा रेफरेंस, ये होता है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस फेजर को जनरली मैं हॉरिजॉन्टल दिखा दूंगा, ठीक है? इस रेफरेंस फेजर से जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, इस रेफरेंस फेजर से जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में लीडिंग होगा, लीडिंग, लीडिंग फेजर, लीडिंग फेजर एंटी क्लॉकवाइज में होगा और लैगिंग फेजर जो होगा बेटा वो क्लॉकवाइज में होगा। ध्यान रहे, रेफरेंस आपने ले लिया, रेफरेंस लीडिंग फेजर एंटी क्लॉकवाइज में होगा और लैगिंग फेजर क्लॉकवाइज में होगा। लैग कराना है क्लॉकवाइज चल पड़ो, लीड कराना है एंटी क्लॉकवाइज। रेफरेंस का क्या मतलब है? रेफरेंस जो है, आप सीरीज सर्किट के बारे में अगर बात करेंगे, माइंडेड बच्चों हमारे सिलेबस में केवल सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट के बारे में बात करेंगे तो सीरीज में करंट सेम होता है, करंट को रेफरेंस ले लेना। पैरेलल सर्किट्स में अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ते हो तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होता है, उसे रेफरेंस ले लेना। तो सीरीज सर्किट में हम क्या करेंगे? सीरीज सर्किट में करंट को रेफरेंस ले लेंगे बेटा, करंट को रेफरेंस ले लेंगे और वोल्टेज के साथ उठापटक चलती रहेगी, लीडिंग लैगिंग रेफरेंस के साथ ही। और पैरेलल सर्किट आगे जब आएंगे हमारे पास पैरेलल सर्किट्स, तो उसमें आप वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे, वोल्टेज को। सीरीज में करंट को रेफरेंस ले लेंगे, पैरेलल में वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे। और हमारे सिलेबस में यही है, ये सिलेबस में है, ठीक है? पैरेलल एज सच सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें जो छोटी मोटी चीजें आएंगी उनके बारे में भी बात करते चलेंगे, ठीक है? तो फटाफट से वीडियो को अभी पॉज कीजिए, नोट्स अटैच्ड हैं उन्हें डाउनलोड करके एक बार फटाफट से रिव्यू कीजिए, क्या हमने पिछली मुलाकात में और क्या अभी तक पढ़ा है। उसके बाद मैं लेकर चलता हूं आपको अगले फेज की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स। ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली रेसिस्टर के बिहेवियर को समझ चुके हैं। अब एक बार सीरीज एलसीआर सर्किट को समझेंगे, फिर एलआर, आरसी और एलसी ऑसिलेशंस को समझेंगे, फिर एक बार सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस देखेंगे, क्वालिटी फैक्टर देखेंगे, पावर देखेंगे, पावर फैक्टर देखेंगे, ट्रांसफार्मर देखेंगे, जनरेटर देखेंगे। हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट खत्म। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे आप अब तक कंप्लीट कीजिए, फिर करते हैं आगे की बात। रिव्यू कर लो चलो। तो रिव्यू कर लिया होगा आपने। चलिए अब एक एक करके ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 एल आर सर्किट, या चलो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। ओनली आर, सिर्फ एक रेसिस्टर के बारे में बात हो रही है। वैसे इसका बिहेवियर हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स की, ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स की, ठीक है? ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स के बारे में बात हो रही है बच्चों, ठीक है जी। अब बात क्या हो रही है, आइए वो देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं
मैं इसकी बना लेता हूँ भाई। क्या क्या पढ़ना है अपने को? अपने को पढ़ना है ओनली आर, ओनली एल, ओनली सी। फिर हमें पढ़ना है एल सी, एल आर, आर सी। फिर हमें पढ़ना है सीरीज एल सी आर। तो मैं इसकी बड़ी सारी तो पहले बना लेता हूँ कार्बन कॉपी, और फिर शुरू कर देते हैं एक सीक्वेंस में कि हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हमारी बात हो रही है ओनली आर के बारे में। ओनली आर, सिर्फ एक रेसिस्टर लगा होगा तो क्या होगा? तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेसिस्टर लगा है हैविंग अ रेसिस्टेंस आर, और ये है हमारा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, और इस स्विच को करने वाले हैं हम क्लोज। ठीक है जी। और ये जो सप्लाई है ई, ये दी हुई है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब कंक्लूजन का टाइम आ चुका है बच्चों, सीख चुके हैं जो सीखना था। देखिए आप कहेंगे यहां पर जो भी करंट की इक्वेशन है, दैट करंट की इक्वेशन विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे का ऐसे, साइन ओमेगा टी ऐसे का ऐसे। और आप कहेंगे फेजर में, मतलब फेजेस में कोई चेंज नहीं है, यहाँ ओमेगा टी है तो वहां पे भी ओमेगा टी ही है। फॉर ओमेगा आई नॉट, फॉर आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय आर, फॉर आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय आर। ये ऐसे निकालेंगे यार। और फेजर बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो देखिए इसका फेजर डायग्राम कैसा आएगा। इसका फेजर डायग्राम आएगा कि सर पहले तो आप बना लीजिए अपना रेफरेंस, और क्योंकि आपके सिलेबस में सीरीज सर्किट है तो रेफरेंस कौन सा होना चाहिए? करंट का। तो आपने ये बनाया यहाँ पे करंट, करंट, और आपने देखा कि जो आपने करंट बनाया है उसी करंट के साथ फेज में क्या है हमारा? वोल्टेज भी है। तो अगर वोल्टेज के साथ उठापटक करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि वोल्टेज भी इसी फेज में है, वोल्टेज भी इसी फेज में है, ई और वी। ठीक है, सो देयर इज नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यही इसका क्या है? फेजर डायग्राम है कि जिस फेज में करंट है वहीं आपने क्या बना दिया? एक और एरो वोल्टेज का, ना ही किसी प्रकार की लीडिंग एंटी क्लॉकवाइज में और ना ही किसी प्रकार की लैगिंग क्लॉकवाइज में। ठीक है, ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखिए हम क्या कहेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल या ग्राफ बोलते हैं सीधा, कि ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा। आप एक ही ग्राफ में दोनों चीजों को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, करंट को भी और वोल्टेज को भी। तो आप यहाँ पे ई और आई दिखा रहे हैं वर्सेस टी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि देखिए अगर हम ईएमएफ को साइन ओमेगा टी दे रहे हैं, साइन ओमेगा टी दे रहे हैं, यानी कि वोल्टेज का डिजाइन साइन जैसा है, वोल्टेज का डिजाइन यदि साइन जैसा है तो करंट का डिजाइन भी साइन जैसा ही है, करंट का डिजाइन भी साइन जैसा ही है, तो करंट का डिजाइन भी साइन जैसा ही है। तो आप देखिए आप येलो से डिनोट कर रहे हो किसको? करंट को, और करंट को, और ग्रीन से किसको डिनोट कर रहे हो? वोल्टेज को। ग्रीन से डिनोट कर रहे हो वोल्टेज को या ईएमएफ को। तो देखिए इनका जो ग्राफ है ये ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप मार्क करने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि देखिए जो वोल्टेज वेरी कर रहा है वो ई नॉट और माइनस ई नॉट इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, जो करंट ऑसिलेट कर रहा है वो आई नॉट और माइनस आई नॉट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे मैंने दिखा दिया है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ग्राफ हमने देखा, इक्वेशन हमने देखा, फेजर हमने देखा, तो ये हमें समझ में आया ओनली आर का बिहेवियर। यहीं अगर बात नंबर 2 हम करें ओनली कैपेसिटर की, ओनली कैपेसिटर की, तो देखिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई ऐसा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है हैविंग अ कैपेसिटेंस वैल्यू सी, इसमें लगा रहे हैं ई इक्वल टू, इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना बच्चों। और ये रहा हमारा स्विच, और इस स्विच को क्लोज करेंगे और कहेंगे कि देखिए यहां पर करंट यूं फ्लो करेगा। तो आप बोल पाएंगे शेयर ये जो भी करंट है, कैपेसिटर में तो करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। लीडिंग का मतलब क्या है कि यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होगा। कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय एन एंगल 90 डिग्रीज। ठीक है, फॉर आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सी, कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहलाती है, और ये आ जाएगा ई नॉट बाय, ये एक्सी की जगह क्या होगा बेटा? 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, यानी आप इसको लिख सकते हो
दिस विल बी ओमेगा सी ई नॉट, ओमेगा सी ई नॉट। कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई होती है, उसका नाम होता है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। यहीं अगर फेजर बनाने का प्रयास किया जाए तो देखिए इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। आप कहोगे कि सर ये है आपका करंट फेजर, करंट फेजर रेफरेंस है, रेफरेंस में आप करंट लेंगे क्योंकि आप सीरीज सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल आई से ही डिनोट कर देते हैं, देखिए लाइक दिस। और कैपेसिटर में करंट लीड करता है बच्चों, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, लेकिन करंट को तो छेड़ना नहीं है, तो वोल्टेज को क्या करा लो, लैग करा लो। वोल्टेज को लैग कराने का क्या मतलब है, वोल्टेज को लैग करा लिया देखिए, और बोला कि पाई बाय 2 से लैग करा लिया, और ये रहा हमारा E और V, ये रहा हमारा E और V। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं बेटा कि ये आए जिसे आपने E नॉट बाय आर कहा। देखो अभी हम इसी के बेसिस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो E और V है, इस E और V को क्या लिख सकते हो, I इंटू एक्सी, I इंटू एक्सी, ऐसे ही लिख देते हैं अभी, ठीक है जी। यहीं अगर हम ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, यदि आप E और I के साथ को टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो देखिए आपने E के बारे में तो क्या कहा, E के बारे में कहा साइन फंक्शन जैसा डिजाइन है, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये तो आपने दिखा दिया साइन फंक्शन जैसा डिजाइन है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ E, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन है। लेकिन जो लीड करता है, जो फेजर लीड करता है उसमें यहां एंगल में प्लस आ जाएगा, फेजर डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा जो लीड करता है, और ग्राफ में क्योंकि वो लीड कर रहा है वो उन्हीं वैल्यूज को थोड़ा पहले अटेन कर लेगा, यानी लीडिंग में ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाता है। यहां देखिए करंट अगर लीड कर रहा है तो उसमें एंगल प्लस हो रहा है, करंट फेजर एंटी क्लॉकवाइज में है और करंट से वोल्टेज फेजर क्लॉकवाइज में है, करंट पे खड़े होकर वोल्टेज फेजर क्लॉकवाइज में है, लैग कर रहा है, वोल्टेज पे खड़े होकर करंट फेजर एंटी क्लॉकवाइज में है, लीड कर रहा है। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट क्योंकि लीड करता है उसकी इक्वेशन में प्लस पाई बाय 2, उसके फेजर को एंटी क्लॉकवाइज लाई करना चाहिए और उसका ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो आप कहेंगे इस पूरे ग्राफ को उठा के 90 डिग्री पीछे शिफ्ट कर दीजिए। आप कह सकते हैं कि भाई ये एंगल 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, दिस विल बी पाई बाय 2 ओमेगा। इसको उठा के अगर आप पीछे शिफ्ट कर दोगे तो ये ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होगा लाइक दिस, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। बात समझ में आ गई होगी कि जो लीडिंग फेजर है, जो लीडिंग फेजर है उसका फेजर डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनना चाहिए, एंगल में प्लस होना चाहिए, ग्राफ लेफ्ट में यानी पीछे शिफ्ट होना चाहिए। लैगिंग में क्या होगा, जो लैगिंग फेजर है उसमें एंगल में नेगेटिव आना चाहिए, फेजर डायग्राम में वो खुद क्लॉकवाइज घूमने के बाद आना चाहिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से, और उसका ग्राफ जो है वो देर से लैग कर रहा है तो देर से उन्हीं वैल्यूज को अटेन करेगा, वो कुछ आगे टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे हम बात कर सकते हैं नंबर 3 थर्ड बेसिक ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट की, जिसमें हम बात करेंगे ओनली इंडक्टर। और ओनली इंडक्टर में क्या होगा बेटा, यहां लगाया है हमने इंडक्टर हैविंग अ सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू L, यहां लगाया हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई, दिस इज आवर स्विच, स्विच को करेंगे क्लोज। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट, E नॉट साइन ओमेगा टी, और बोलते हैं कि जो भी करंट फ्लो करेगा वो फ्लो तो यूं ही करेगा, ये है I, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हो, यहां पे इंडक्टर में कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। अगर वोल्टेज लीड करेगा और दिया हुआ है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। जी हां, यहां लिखा जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
minus pi by 2. For I naught will be equal to E naught by XL. इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया ऑल्टरनेटिंग करंट को जो ऑपोजिशन है वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होने के कारण अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इसका कर्व बनता है, जो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ठीक है, ये बात हम देख चुके हैं। फटाफट से इसके फेजर को समझते हैं। देखिए इसका फेजर डायग्राम क्या होगा। आप बोलेंगे सर सबसे पहले रेफरेंस की बारी है, क्योंकि आप सीरीज सर्किट हमारे सिलेबस में है, उसमें हर बार रेफरेंस किसको लेना है? करंट को ही। करंट को आप रेफरेंस लेंगे। करंट को रेफरेंस लेने के बाद आप कहोगे कि सर इसमें करंट लैग कर रहा है, तो वोल्टेज लीड करेगा। वोल्टेज के साथ उठापटक कर सकते हैं, है ना, सीरीज सर्किट है। करंट को रेफरेंस माना, फिक्स किया, वोल्टेज के साथ चेंज होगा। देखो आप कहेंगे वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, तो करंट से 90 डिग्री वोल्टेज लीड करा के ये आपने दिखाया E और V, ये आपने दिखाया E और V। आप क्या कह सकते हैं? यहां पर करंट लीड कर रहा है और यहां करंट लैग कर रहा है, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है। इसी का ग्राफ बनाने का अगर आप प्रयास करें और आप कहें कि मान लीजिए आप सेम ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं बेटा, E और I T सेम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो रहा साइन फंक्शन वाला डिजाइन किसका? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। ठीक है, उसमें यू कैन सेफली से कि क्योंकि ये साइन है और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो ये उन्हीं वैल्यूज को बाद में अटेन करेगा। बाद में अटेन करने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है पाई बाई 2 ओमेगा, ये थोड़ी बाद में शिफ्ट हो जाएगी। 90 डिग्री की शिफ्टिंग होगी। 90 डिग्री की शिफ्टिंग, ये ग्राफ यूं शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ऑलराइट, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की शिफ्टिंग के बाद आपको क्या मिलेगा? ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा करता हुआ मिलेगा, लाइक दिस। और ये किसका ग्राफ है? करंट का। लेफ्ट की शिफ्टिंग हो जाएगी बेटा। लेफ्ट की शिफ्टिंग हो जाएगी तो लीडिंग कहलाएगा। देखिए यहां आप शिफ्टिंग कह सकते हैं किस तरफ को हो रही है, लाइक दिस। यहां की जो शिफ्टिंग है हमारी वो यूं हो रही है, लाइक दिस, ऐसे। ठीक, लेफ्ट की शिफ्टिंग यानी लीडिंग, राइट की शिफ्टिंग यानी कि लैगिंग। तो डिजाइन आपकी नजरों के सामने है। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई समस्या है। फटाफट से देखिए, एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए ये ओनली रेसिस्टर का केस है, ये ओनली कैपेसिटर का केस है, और ये ओनली इंडक्टर का केस है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे LR सर्किट की। LR सर्किट, LR सीरीज सर्किट। ठीक है, तो LR सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है बेटा? आपके पास एक इंडक्टर है और उसके साथ एक रेसिस्टर है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, समवॉट लाइक दिस। ये L है, ये R है, ये स्विच है जिसे आप क्लोज करने वाले हैं। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की इक्वेशन है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बेटा, जो भी करंट फ्लो करेगा वो कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा। आए इसकी इक्वेशन तक पहुंचना है, तो देखो आप क्या क्या कह सकते हो। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें, एक फेजर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए फेजर बनाने के लिए आप क्या कहेंगे? आपने रेफरेंस फेजर बना दिया I करंट, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट इसमें सेम है, कॉमन है दोनों में, तो इसीलिए आपने कहा करंट को ही रेफरेंस ले लीजिए। ठीक है, वोल्टेज अगर आपको दिखाना है अलग अलग जगह, तो आप क्या क्या दिखाएंगे? देखिए आप कहेंगे कि एक तो ड्रॉप हो गया हमारा रेसिस्टर के अक्रॉस VR, और एक ड्रॉप हो गया हमारा इंडक्टर के अक्रॉस VL। फेजर डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यहां पर VR जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर जो है, VR जो ड्रॉप है वो इधर की तरफ ही है। इसे आप I इंटू R भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टर के केस में तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं बेटा। लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट में से वोल्टेज लीड करता है। तो यदि करंट यहां पर है तो 90 डिग्री लीड करते हुए ये दिखा दिया हमने अपना VL, या इसी को बोल सकते हैं IXL, इसी को बोल सकते हैं IXL। आप ये भी कह सकते हो और देखो जरा एक बार और, आप कह सकते हैं कि यदि यहीं पे हमारा I है तो इसी के अलोंग हम अपनी रेसिस्टेंस वैल्यू R को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और
इसके अकॉर्डिंग जहां VL है, क्योंकि I और I तो सेम है, जहां VL है उसी में हम हमारा XL या इसी को जिसको हम ओमेगा L कहते हैं इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुल मिला के इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहां आएगा, जो Z कहलाएगा बेटा इम्पिडेंस, Z कहलाएगा इम्पिडेंस। ध्यान से सुनिएगा, रेसिस्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन रेसिस्टेंस कहलाता है, इंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, और रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन की वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट को नेट ऑपोजिशन ऑफर होता है, आई रिपीट, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस के रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस के कॉम्बिनेशन की वजह से अल्टरनेटिंग करंट को ऑफर किया जाने वाला जो नेट ऑपोजिशन होता है उसे इंपेडेंस कहा जाता है। और जिधर नेट इंपेडेंस होगा, आप देखिए ये VR है, ये VL है, अगर इन्हें फेजर के साथ साथ वेक्टर समझते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए तो पैरेललोग्राम लॉ के तहत ये इनका नेट रिजल्टेंट होगा, जिसे आप वीनेट का दर्जा देंगे। ये नेट रिजल्टेंट होगा जो वीनेट होगा। ये जो करंट के साथ एंगल बनाता है ये एंगल फाई होता है, ये एंगल बेटा फाई होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो हियर, ध्यान से सुनना बेटा, आप बोलेंगे सर नेट पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर है, नेट वोल्टेज यहां पर है, और अपने को करंट की इक्वेशन लिखनी है। नेट वोल्टेज है और अपने को करंट की इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सर नेट वोल्टेज पे यदि चढ़ के खड़े हो जाएं, नेट वोल्टेज पे चढ़ के खड़े हो जाएं तो करंट तक पहुंचने के लिए देखो जरा क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है, करंट तक पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है। तो क्लॉकवाइज का मतलब लैगिंग। वैसे भी यार इंडक्टर है तो लैग तो कराएगा, अकेला इंडक्टर होता तो 90 डिग्री से लैग कराता। अकेला इंडक्टर होता तो देखो पिछली बार क्या था, अकेला इंडक्टर है, अकेला इंडक्टर है तो वोल्टेज पे खड़े होकर अगर करंट तक जाने की कोशिश करोगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री लैग करा रहा है। करंट पे खड़े होकर अगर एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी करंट से वोल्टेज को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लीड कराना, वोल्टेज से करंट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज लैग कराना, ये किसका काम, इंडक्टर का। लेकिन अब की बार इंडक्टर अगर रेसिस्टर के साथ कॉम्बिनेशन में है तो लैग तो अभी भी कराएगा करंट को, 90 डिग्री से नहीं, कुछ कम से, मगर लैग कराएगा। ठीक है, तो अगर आप वोल्टेज पे चढ़ के खड़े हो जाएं और करंट तक जाना चाहें क्योंकि आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो आप यहां लिख देंगे I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। ध्यान से देखिए बेटा, इस इक्वेशन में दो बातें अपने को नहीं पता, एक तो अपने को I नॉट नहीं पता और एक अपने को फाइ नहीं पता। I नॉट निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे I नॉट विल बी इक्वल टू E नॉट बाय जेड, E नॉट बाय जेड। I नॉट जो होगा वो होगा E नॉट बाय द ऑपोजिशन, मगर कौन सी ऑपोजिशन, इंडक्टर के द्वारा ऑफर्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेसिस्टर के द्वारा ऑफर्ड रेसिस्टेंस, भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और आप क्योंकि इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो R और XL दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं भाई, R और XL दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और वो होगा E नॉट बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, भाई दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकलता है, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर। सो R स्क्वायर और ये आ जाएगा ओमेगा L का स्क्वायर, ओमेगा L का स्क्वायर। ये हो गया यार एक पार्ट तो, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने एनालिसिस से बोल दिया सर कि फेजर डायग्राम बनाने के बाद नेट वोल्टेज पे चढ़ के करंट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, लैगिंग होगा, लैग होगा तो माइनस लिखेंगे, ग्राफ आगे शिफ्ट होगा राइट में, कितने एंगल शिफ्ट होगा, 90 डिग्री से नहीं, अब की बार फाई एंगल शिफ्ट होगा। वो फाई एंगल कितना है, आइए उसे निकालते हैं। वो फाई एंगल है इस फेजर डायग्राम में देखिए, tan फाई जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो आप बोलेंगे tan फाई जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर है XL, बेस है R, परपेंडिकुलर है XL, बेस है R। इसका मतलब फाई कितना आ गया, देखिए फाई आ गया tan इनवर्स XL की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा L बाय R, XL की जगह ओमेगा L बाय R। ये देखिए, मुझे लगता नहीं कि आपको समस्या है,
tan phi इक्वल टू एक्सएल बाय आर, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है बेटा, देखिए हमारी नजरों के सामने। इसमें दो तीन छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें। देखो, सबसे पहली बात आप ये कहोगे कि सर यहां VL प्लस वी आर ना E के बराबर नहीं है। VL प्लस वी आर E के बराबर नहीं है। VL प्लस वी आर इज नॉट इक्वल टू E और V नेट। इट इज नॉट इक्वल टू E और V नेट। ये E या E या V नेट के बराबर नहीं है। इनफैक्ट आप ये बोलोगे कि सर इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो बेस में VR है, बेस में VR है, परपेंडिकुलर में VL है, परपेंडिकुलर में VL है, और हाइपोटेनियस तो खुद V नेट है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर जो है वो V नेट स्क्वायर है और E स्क्वायर है। E स्क्वायर है और V नेट स्क्वायर है। E स्क्वायर बोल दीजिए या V नेट का स्क्वायर है। VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? V नेट स्क्वायर के बराबर है ना। फेजर डायग्राम, ज्योमेट्री से खेल रहे हैं सर, फिजिक्स खत्म, ज्योमेट्री शुरू, है ना। तो VL प्लस VR VE के बराबर, ये V नेट के बराबर नहीं है क्योंकि ये सीधी रेखा में नहीं है। ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर है। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि VL प्लस VR कर दोगे, VL प्लस VR कर दोगे, ये ग्रेटर देन V नेट आएगा। मतलब यहां अगर 50 वोल्ट दिख रहे हैं तो हो सकता है इन दोनों को सम करने के बाद वो 50 वोल्ट से फालतू आए। ऐसा डीसी में नहीं हो सकता। डीसी में तो डायरेक्ट करंट के केस में या बैटरी वाले करंट के केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल ड्रॉप प्लस ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके बराबर होना ही चाहिए। लेकिन इसके बाद अब की बार दिस प्लस दिस इससे बड़ा निकल कर आएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है फेज डिफरेंस जो आ रहा है। ये सब एक ही दिशा में नहीं है, एक ही साथ नहीं है, कभी ये और फिर ये, राइट, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। अच्छा, अगर ये बात सही है तो बाकी की दोनों बातें भी सही है। बाकी की दोनों बातें मतलब, बाकी की दोनों बातों से हमारा मतलब है कि जब ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं सर, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब आप बोलोगे कि VL प्लस E भी VR से बड़ा होगा और VR प्लस E भी VL से बड़ा होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन हमें तो यही आकर्षित करता है, हमें यही अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बात आ गई समझ में? चलिए फटाफट से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस क्या है? LR सर्किट की जगह आपकी बार है हमारे पास RC सर्किट। RC सर्किट क्या होता है बेटा हमारा RC सर्किट LR सर्किट की जगह? RC सर्किट है कि हमने R और C को साथ में लगा दिया है। ऑल्टरनेटिंग करंट वाला RC सर्किट है बेटा ये। दो प्रकार के RC सर्किट आप सुनते हो, एक बैटरी से लगा हुआ जब कैपेसिटर का बिहेवियर समय के साथ साथ बदल रहा होता है, और एक सुनते हैं आप ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। तो अभी हमारा डिस्कशन ऑल्टरनेटिंग करंट वाले से है। अच्छा, इसी में आप ये कह सकते हैं कि E जो दे रखा है बेटा वो E0 साइन ओमेगा टी दे रखा है, ठीक है। और आप कहेंगे कि देखिए करंट ये रहा, करंट ये रहा, और फेजर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप फेजर बनाने की कोशिश करते हो, सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि ये रहा करंट, आपका रेफरेंस, क्योंकि आप सीरीज सर्किट के बारे में बात कर रहे हो, तो ये रहा आपका रेफरेंस। उसके बाद आप कहते हो कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, मगर करंट को तो छेड़ नहीं सकते, तो वोल्टेज को लैग करा लेते हैं। कैसे? आपने कहा कि देखिए इसके अक्रॉस ड्रॉप है VR और इसके अक्रॉस ड्रॉप है VC, तो रेसिस्टर वाला ड्रॉप तो करंट के साथ ही हो जाएगा VR, एंड दिस विल बी इक्वल टू I इंटू R। और कैपेसिटर में तो करंट लीड करता है मगर करंट को छेड़ नहीं सकते, तो वोल्टेज को लैग करा लो। लैग का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज घुमा लो। तो यहां आ गया VC जिसकी वैल्यू है I इंटू XC। इन दोनों को अगर वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, इन दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहां देखने को मिलेगा आपको, V नेट। और आपके पास क्योंकि सप्लाई की इक्वेशन है, तो यदि आप नेट वोल्टेज पे खड़े होकर, आई रिपीट, नेट वोल्टेज पे खड़े होकर करंट की तरफ जाने का प्रयास करें, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फाई। तो आप लिखेंगे शेयर I जो है दैट विल बी इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। वैसे भी यार कैपेसिटर है तो करंट को लीड कराएगा,
अगर अकेला कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री से लीड कराता, साथ में रेसिस्टर भी है तो किसी कम एंगल से लीड कराएगा, मगर लीडिंग तो होगी, तो लीडिंग तो है भाई। और क्या बोल सकते हैं, यहां पे आई नॉट नहीं पता, तो यहां आई नॉट जो होगा वो होगा ई नॉट बाय एक्सी, ई नॉट बाय जेड, ई नॉट बाय जेड, क्योंकि अकेला कैपेसिटर नहीं है, साथ में क्या है, रेसिस्टर भी तो है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, और देखो आप ये भी कह सकते थे कि यहां अगर आई है तो यू में से कि जिधर वी आर है उस पे आप केवल और केवल आर से समझा देते, बात बन जाती। जिधर आई इंटू एक्सी है वहां केवल और केवल एक्सी से दिखा देते तो बात बन जाती। और अगर आप इन दोनों को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सको, भाई फिजिक्स में फेजर और वेक्टर एक जैसे ट्रीट किए जा सकते हैं, यदि आप इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो होगा ये Z होगा, रेसिस्टर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन रेसिस्टेंस, कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड ऑपोजिशन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, मगर रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, ये इंपेडेंस कहलाता है, और ये एंगल है फाई। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, इनको निकालेंगे कैसे, इनको निकालने का तरीका है ई नॉट बाय दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। सो इसे लिख सकते हैं ई नॉट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी की वैल्यू होती है बेटा 1 ओमेगा सी, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू होती है 1 ओमेगा सी, इसका स्क्वायर। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और क्या नहीं पता, और नहीं पता बेटे फाई की वैल्यू, वो भी खटाक से निकल जाएगी। देखो फाई की वैल्यू के लिए आप ट्राइंगल देखेंगे और ट्राइंगल में लिखेंगे tan फाई, tan फाई होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है एक्सी, एक्सी, और बेस क्या है, आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर है वीसी और बेस क्या है वी आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू एक्सी बाय आई इंटू आर, आई कट गया, इसे लिख सकते हैं एक्सी बाय आर, एक्सी होता है 1 ओमेगा सी, तो आप बोल सकते हैं फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओमेगा सी आर। इसको थोड़ा सा और नीटली लिख लेते हैं, देखिए इसे आप बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओमेगा सी आर, tan इनवर्स 1 ओमेगा सी आर। पिछली बार था ओमेगा एल बाय आर, इस बार है 1 ओमेगा सी आर। पिछली बार एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के बराबर होता है, इस बार एक्सी जो है वो 1 ओमेगा सी के बराबर होता है। मुद्दा अभी बाकी है, यहाँ पे फिर से दो छोटी छोटी मगर मोटी बातें करी जा सकती है। वो क्या, आप कह सकते हो बेटा कि यहाँ VL VC प्लस VR या VR प्लस VC जो है, क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं में है, तो VR प्लस VC V नेट के बराबर तो नहीं है, ये E के बराबर या V नेट के बराबर नहीं आता, बैटरी वाले करंट में आता, ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं आएगा। और क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, तो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर जो है वो E स्क्वायर या V नेट स्क्वायर के बराबर है, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी वैलिड है, VR प्लस VC E या V नेट से बड़ा है, और इसी के साथ ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बाकी दोनों फॉर्म्स भी एप्लीकेबल है। भाई ये प्लस ये इससे बड़ा ही आता है। आपको लगता है बड़ा कैसे आ पा रहा है, आप कहेंगे भाई अलग अलग फेजेस में है इसीलिए बड़ा आ पा रहा है, तो आप कहोगे VR प्लस ई भी VC से ज्यादा है और VC प्लस ई भी VR से ज्यादा है। ये सारी बातें कंक्लूड की जा सकती हैं। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। अभी की मुलाकात के लिए इतना ही, हमने 5 बेसिक सर्किट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आगे आने वाली मुलाकात में हमारा टारगेट क्या क्या है, पहले हम बात करेंगे LC ऑसिलेशंस की। जब L और C को साथ में लगाया जाता है, सिंपल L हो गया, सिंपल C हो गया, सिंपल R हो गया, LC हो गया, RC हो गया, LC की भी तो बारी है, LC में ऑसिलेशंस होंगी, उन्हें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सीरीज LCR सर्किट की। सीरीज सर्किट के बारे में ही बात कर रहे हैं, LC और R सभी को साथ में लगा देंगे। और इसको पढ़ने के बाद हमारी आखिरी बात होगी रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट की। रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, इसलिए उससे पहले आप प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज करके रखें, तभी फील आएगा बच्चों।
ठीक है। और उसके बाद जो आखिरी बात होगी हमारी, वो हम करेंगे क्वालिटी फैक्टर की। अभी इसके बाद पावर वाला होगा फंडा, पावर फैक्टर, फिर डिवाइसेस, और अपना काम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अभी के लिए इतना ही। फटाफट से चीजों को रिव्यू करके रखिए। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी अगले फेज के साथ, ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय बच्चों।